हेलो जी, नमस्कार जी। क्या हालचाल है आप लोगों के? कैसे चल रही है पढ़ाई मेरे लाल और लालियों की? बढ़िया तरीके से वन शॉट वगैरह देख रहे होंगे आप लोग। और जितनी बातें आपके सामने अभी हम लोगों ने 2 चैप्टर तक कर ली है, बहुपद तक आपके बढ़िया तरीके से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। मैंने मेरी तरफ से 100% मेहनत की है और शानदार तरीके से एक एक चीज़ को आपके लिए समझाए। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने चाह रहे हैं। वो चैप्टर है थर्ड वाला चैप्टर। हमारा कारवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और थर्ड वाले चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना है। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, शाम को एक लाइव क्लास आएगी, उसके अंदर उसके MCQ जो एक एक नंबर के बन सकते हैं उसको हम लोग करने वाले। और कल जो क्लास आएगी आपके 3.1, 3.2 और 3.3 जो प्रश्नावली, उसके अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझते जाना। ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन बड़ा है नहीं, नाम मात्र आप मान के चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का इंट्रोडक्शन बनेगा। मैं बिना फालतू में लंबा चौड़ा करना नहीं चाहता किसी चीज़ को। जितनी चीज़ें हमारे काम की है, जितने एग्जाम में आ सकती है, जिनसे मार्क्स फुल मार्क्स ला सकते हैं इस चैप्टर में, जितने मार्क्स का भी है उसके हिसाब से ही काम करने वाले हैं। तो अदर चीज़ों को हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है। तो बेसिक शुरू करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने अगर सुना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक टेबल। संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, उनको हम लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका सामान्य रूप थोड़ा याद रखना जरूरी है। आप इसको सामान्य रूप भी बोल सकते हो या आप इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हो। सामान्य रूप या व्यापक रूप क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। दो चर होने चाहिए, तो एक चर x होगा, एक क्या होगा y। ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ये सब आपको ध्यान रखना। दो चर वाले जो भी रैखिक समीकरण होते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है। और कुछ बातें और भी ध्यान रखनी है, जहां करके जहां एक तो a बराबर ध्यान रखना है, एक b बराबर ध्यान रखना है, एक c बराबर ध्यान रखना है। c हो जाएगा अचर पद, b हो जाएगा y का गुणक, ठीक है। और c हो जाएगा आपके, a हो जाएगा x का गुणक। ये लो, कोई पूछ ले आपसे व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। और एक पॉइंट स्टार लगा के ध्यान रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरण की घात एक होती है। जो भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसकी घात कितनी होती है साहब? एक होती है। इस बात को ध्यान रखना। दो चर वाले रैखिक समीकरण की कोई घात पूछ ले, एक होती है, क्योंकि दोनों चर की घातें कितनी है? एक एक। ए क्या होगा? x का गुणक, जितना भी प्लस माइनस का चिन्ह सब लेना। लेकिन इसके अंदर एक एक समीकरण नहीं आता, दो समीकरण होते हैं, तो कोई समस्या नहीं है सर। अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज दैट मुझे दो समीकरण दे दिया, तो पहला समीकरण बन जाएगा a1x b1y प्लस का c1 बराबर 0। और मुझे अगर दूसरा समीकरण पूछा जाए तो a2x b2y प्लस का c2 बराबर 0। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको इन्वर्स में नहीं होनी चाहिए जो मैंने आपके सामने अभी लिखी। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी नहीं। दो समीकरण आती, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान वही चलना है, एक्स और वाई कभी चेंज नहीं होगा, केवल a1 b1 c1 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। क्या होता है, मुझे अगर सवालों को आगे समझाना है तो मुझे ज़्यादातर जरूरत पड़ेगी a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हम तो ये समझेंगे कि जो x का गुणांक होता है वो a होता है,
जो y का गुणांक होता है वो b होता है, जो अचर होता है वो c होता है। अगर पहले समीकरण में से लिया तो a1 b1 c1 कहलाएगा, दूसरे समीकरण से शायद a2 b2 c2 कहलाएगा, कोई समस्या नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी इसके अंदर बातें हैं नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। 2x माइनस का 3y प्लस का 4 बराबर 0, 9x प्लस का 4y माइनस का 1 बराबर 0। सपोज दैट ये दो समीकरण आपके सामने आ रखे हैं, क्योंकि जितने चर होते हैं उतने समीकरण आएंगे। 3 चर होते हैं 3 आने, 2 आए, 2 चर आए 2 समीकरण आएंगे। इसमें आपको अगर पूछा जाए a1 b1 का मान क्या होगा, तो समीकरण 1 जो होगा ना वो हमेशा a1 का मान देगा, b1 का मान देगा और किसका मान देगा, c1 का मान देगा। जो समीकरण 2 होगा वो आपको a2 का मान देगा, b2 का मान देगा और c2 का मान आपको देने वाला। इस बात को ध्यान रखना। समीकरण 1 हमेशा a1 b1 c1 देगा, क्योंकि देखो abc होता है एक्चुअल में इसके गुणांक क्या होते हैं, abc होते हैं। और इसमें एक खास बात और है, ध्यान रखना, यहां पर कभी a का मान 0 और b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे द्विघात समीकरण में जो द्विघात होता है उसके अंदर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों चर आने जरूरी है, ध्यान रखना। वरना एक चर आती है तो एक चर वाला आ जाएगा, 2 चर वाले हैं तो 2 चर वाले, ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये ध्यान रखना, a1 का मतलब है पहले समीकरण में x का गुणांक, a1 का मतलब है पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है 2, तो a1 का मान कितना हो गया 2। b1 का मतलब है समीकरण 1 में y का गुणांक, y का गुणांक इस बार माइनस का 3 है, तो आपको चिन्ह सहित लेना है तो माइनस का 3। c1 का मतलब अचर, प्लस का 4 है तो प्लस का 4। ठीक है सर। समीकरण 2 से a2 हो जाएगा x का गुणा, x का गुणा कितना आ गया 9, y का गुणा कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, और ये अचर है तो अचर कितना हो गया माइनस का 1। क्या मेरे लाल और लालियों को ये बात क्लियर हुई क्या? इस अचर के बारे में 2-4 बातें थोड़ी सी ऐसे बच्चों को बहुत परेशान करती हूँ, मैं बता देता हूँ। या तो अचर बराबर के दोनों समीकरणों में इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। ऐसे नहीं एक में इधर है एक में इधर नहीं चलेगा। या तो दोनों समीकरणों में बराबर के इधर हो और बराबर में 0, या आप इसको उधर भी ले जा सकते हो, कोई समस्या नहीं। ज़्यादातर जो मेथड होता है वो 0 के इधर लाना होता है हमेशा, फिर बराबर 0 होता है, क्योंकि सामान्य रूप एक्चुअल में ये होता है। तो इस सामान्य रूप को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके सामने आया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण की घात 1 होती है। इसका व्यापक रूप या सामान्य रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। a का मतलब x का गुणांक, b का मतलब y का गुणांक, c मतलब अचर। अगर जब 2 समीकरण दे देगा तो समीकरण 1 जो मान देगा वो एक्चुअल में abc दे रहा है, लेकिन समीकरण 1 की वजह से a1 b1 c1 होगा, और समीकरण 2 से मान आएगा a2 b2 c2 का। a1 वो होगा जो x का गुणांक होगा, b1 वो होगा जो समीकरण 1 में y का गुणांक होगा, c1 वो होगा जो समीकरण 1 में अचर होगा, a2 वो होगा जो समीकरण 2 में x का गुणांक होगा, b2 वो होगा जो समीकरण 2 में y का गुणांक होगा, और c2 वो होगा जो समीकरण 2 में अचर का काम करेगा। क्या मेरे लाल और लालियों को ये बातें समझ में आई क्या? एकदम शानदार तरीके से ध्यान रखना। हर चीज आपको जो लिखवाई शॉर्टकट में, जैसे मैं लिखता हूं वैसे के वैसे ऐसे बढ़िया तरीके से लिखना है आपको। शॉर्ट नोट्स इनको ही बोलेंगे। जब आगे एग्जाम आएगा तो रिवीजन करने के लिए ये चीजें मैंने जो लिखी है ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है आपको, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इस बात को ध्यान रखना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट। क्या आपको बातें समझ में आ रही है क्या? धीरे धीरे क्या मैंने जो बातें बोली आपके क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो सर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब a1 b1 c1 है ना, इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a1 के बटा में a2 लिखेंगे, b1 के बटा में b2 लिखेंगे, c1 के बटा में c2 लिखेंगे। a1 के बटा में a2 आएगा, b1 के बटा में b2 आएगा, c1 के बटा में c2 आएंगे। और यहां पर इसकी 3 स्थितियां आपके लिए बन सकती है। कितनी स्थितियां? 3। या तो ऐसा हो सकता है कि तीनों अनुपात ही बराबर आ जाए, a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए, b1 अपॉन b2 बराबर आ जाए, c1 अपॉन c2। उस कंडीशंस में हमें 3 बातें ध्यान रखनी। एक तो उसके आलेख के हल कैसा बनेगा, आलेख के हल या ग्राफी हल जिसको बोला जाता है। एक उसका बीज गणितीय हल कैसा बनेगा, एक संगत होगा या असंगत, इस बात को ध्यान रखना। या ऐसा हो सकता है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं हो, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो, c1 अपॉन c2। या तो तीनों मान बराबर आ जाए या तीनों मान बराबर नहीं आ जाए। इस कंडीशन में हम लोग इसका आलेख की हल पढ़ेंगे।
उसका बीजगणितीय हल पढ़ेंगे, उसका संगत और असंगत पढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है शुरुआत की दो वैल्यू बराबर आ जाए, तीसरी बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर दो वैल्यू बराबर, थर्ड वाली वैल्यू बराबर नहीं है, तो उस कंडीशंस में भी हम लोग आलेखीय हल, बीजगणितीय हल, संगत असंगत को पढ़ेंगे। और वहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2, समीकरण 1 से हमेशा a1 b1 c1 आएगा, समीकरण 2 से a2 b2 c2 आएगा। समीकरण 1 से a1 क्या होगा, x का गुणा, समीकरण 1 में b क्या होगा, b1 क्या होगा, y का गुणा, और c1 होगा अचर। a2 क्या होगा, समीकरण 2 में x का गुणा, b2 क्या होगा, समीकरण 1 में y का गुणा, और c2 क्या होगा, अचर पद। क्या बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? माइंड में हाथों हाथ उतर जानी चाहिए आपके। इतने बेहतरीन तरीके से मैंने 2-3 बार आपको रिवीजन करवा दी। अगली स्लाइड में मान के चलो इस चैप्टर का 90% कवरअप हो जाएगी चीजें। फिर मुझे एक स्लाइड में 2 लाइन और लिखने, बात खत्म हो जाएगी। अगर जगह रहेगी तो उसी में लिख दूंगा। मैंने बोला था आपको ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं है, और ना मैं जानबूझकर इसको कोई घंटे बढ़ाने के चक्कर में या कोई घंटे बढ़ाने के चक्कर में इसको बढ़ा दूं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। जितनी चीजें आपको होनी चाहिए उतनी ही दूंगा, जितना करवाना चाहिए उतना ही करवाऊंगा। 12th क्लास में भी उतना ही करवाता हूं जितना आएगा एग्जाम में। फालतू कोई ज्ञानी बाबा आपको बनाना है नहीं, क्योंकि चीजें आप जिस हिसाब से पढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपके दिमाग में उतरती जाएगी। क्या बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके? तो बढ़िया तरीके से इनको समझो, करो कि क्या समीकरण होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2। बड़ा सिंपल सा है। ए वही होगा जो x का गुणांक है, बी वही होगा जो y का गुणांक है, और सी वही होगा जो अचर है। समीकरण 1 है तो a1 b1 c1 हो गया, समीकरण 2 है तो a2 b2 c2 हो गया। कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। उम्मीद है मैंने जितनी बातें आपके सामने बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट की है, आपके दिमाग में सीधी छप गई होगी और शानदार तरीके से आपको समझ में भी आई होगी। मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं लिखी है जो आपके दिमाग में नहीं आई। अगली स्लाइड जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो MCQ वाली शाम को जो लाइव क्लास आएगी ना, वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है उसके ऊपर। वहां से 1 नंबर का 100% सवाल आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। क्या बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो सर। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट सारणी है, संपाती रेखाओं के बारे में जितना डिस्कशन हो सकता है उतना हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट टेबल। अब देखो, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सारणी हम लोग पढ़ते हैं कि संपाती रेखाओं के बारे में इतना शानदार तरीके से मैं आपको सिंपल वे में बताने वाला हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ध्यान देना। यहां पर हम लोग 3 भागों में इसको बांटने वाले हैं। पहले हम लोग लिखेंगे अनुपातों की तुलना। क्या लिखेंगे? अनुपातों की, क्योंकि 2-2 समीकरण आएंगे तो अनुपातों की तुलना हमें करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अनुपातों की तुलना करने के बाद यहां हम लोग लिखेंगे इसका ग्राफीय हल। क्या लिखेंगे? ग्राफीय हल मान लो, या आप इसको आलेखीय हल भी बोलते हो। ग्राफीय हल हो गया, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आलेखीय हल। या हम लोग पढ़ेंगे इसका बीजगणितीय हल। और इधर हम लोग पढ़ेंगे संगत और असंगत। या तो रेखाएं संगत होगी या रेखाएं क्या होगी आपकी? असंगत होगी। तो कोई समस्या नहीं। बढ़िया तरीके से हम लोग 3 हमारे पास अनुपात आते हैं। अभी हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिया था, उसी से हम लोग आगे बढ़ने वाले। ठीक है। तो नंबर 1 अगर हम लोग बात करें तो हमने अगर अनुपात लिया a1/a2, फिर हम लोगों ने अनुपात ले लिया b1/b2, फिर हम लोगों ने अनुपात ले लिया c1/c2। ठीक है। या तो तीनों के तीनों अनुपात आपस में क्या आ सकते हैं? बराबर आ सकते हैं। तीनों के तीनों अनुपात एकदम बराबर आ जाए। नंबर 2, a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं आए c1/ किसके? c2 के। शुरुआत के 2 अनुपात बराबर आ जाए, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। और नंबर 3, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2। या तो इसको ये कह दो, या करके इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर 2 अनुपात भी बराबर नहीं है ना शुरुआत में,
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू है B1 अपॉन B2 के, तो भी एक ही बात है, क्योंकि शुरुआत में अगर दो बराबर नहीं, तीसरा बराबर वैसे भी नहीं होगा। तो हमारे पास तीन स्थितियां बनेगी। अभी हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाला था। हम लोगों ने A1 के बट्टा में A2 रखा है, B1 के बट्टा में B2 रखा है, C1 के बट्टा में C2 रखा है, और तीन कंडीशंस हम लोगों ने बना दी। या तो तीनों अनुपात बराबर आ जाए, या तीनों बराबर नहीं आए, या दो बराबर आ जाए, तीसरा बराबर नहीं है। इनकी अलग अलग स्थितियां आपके सामने अभी बढ़ने वाली, तीनों की अलग अलग स्थितियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या है क्या नहीं। ठीक है, पहली बात तो क्या होगा, इसका जो आलेखीय हल होगा ना, याद होना चाहिए, ध्यान रखना, संपाती रेखा ही होगा। क्या होगा जी, संपाती रेखा। क्या होता है सर गुरुजी संपाती रेखा? संपाती रेखा होती है उसी रेखा के ऊपर वही रेखा सेम टू सेम है। अगर पहले समीकरण से कोई बिंदु 0,5 से 5,0 से गुजर रहा है, तो दूसरे वाले बिंदु से वो 0,5 और 5,0 से गुजरना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। संपाती मतलब एक के ऊपर एक पूरा ढक ले उसको, वो संपाती होता है। ये संपाती हो गया। अगर रेखाएं संपाती तो पूरा ढकेगी, उसके खूब सारे हल आ सकते हैं। पहले आप इसका समझते हैं। संपाती दो अनुपात बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो उनको हम लोग बोलेंगे आपके समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे सर? समांतर रेखाएं। और तीनों ही अनुपात बराबर नहीं है, तो उनको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर तीनों अनुपात बराबर है तो वो संपाती रेखाएं होगी। दो अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होगी। तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ये आपको ध्यान रखना। इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। हर चीज में आपके कनेक्ट कर देता हूं। अगर रेखाएं संपाती है तो उसका बीजगणितीय हल होगा अनंत हल। क्या हो जाएगा? अनंत हल। खूब सारे हल होंगे, क्योंकि हल आता ही जाएगा, कोई पता। समांतर रेखाएं तो समांतर तो कोई हल मिला ही नहीं, तो आप लिखोगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। प्रतिच्छेद करेंगे तो एक हल आपको मिलेगा, तो आप लिखोगे केवल एक हल। क्या लिखोगे? केवल एक हल। या आप लोग लिखोगे इसको अद्वितीय हल। हर चीज याद होनी चाहिए, हाथों हाथ ध्यान रखना। संगत और असंगत वाला भी और कर लेते हैं, हाथों हाथ ही काम खत्म। ध्यान रखना साहब, ये अगर तीनों अनुपात बराबर है तो भी संगत होगा। तीनों अनुपात बराबर है तो भी संगत होगा, और तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो भी क्या होगा? संगत होगा। लेकिन अगर दो अनुपात बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? आपका असंगत होगा। उस कंडीशंस में क्या होगा? आपका असंगत होगा। बताओ सर, क्या मेरे लाल और लालियों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात बताओ मेरे को। तो क्या शानदार तरीके से आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ये बता दो, बोलो सर। कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की? बताओ। तीनों अनुपात बराबर, तो तीनों बातें याद होनी चाहिए उसका। संपाती रेखाएं, अनंत हल, संगत। दो अनुपात बराबर, तीसरा अनुपात बराबर नहीं, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत। तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल या कोई एक हल, और क्या हो जाएगा? संगत। सीधा सीधा याद होना चाहिए। टेबल को मैं आपको सीधे सीधे स्पष्ट वर्डों में कह रहा हूं, रटी हुई होनी चाहिए, तोते की तरह बोलना आना चाहिए आपको, इतने शानदार तरीके से। अंगुलियों पे याद होनी चाहिए, सीधा सीधा याद। अगर किसी ने बोल दिया कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तीनों चीजें हाथों हाथ फ्रेम में आ जानी चाहिए। संपाती रेखाएं, अनंत हल, और क्या हो जाएगा? संगत। दो अनुपात A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, असंगत। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अद्वितीय हल और संगत। बात खत्म। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। बात ध्यान रखना मेरे को। बोलो सर, कोई समस्या? मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं इस टेबल के बारे में खास बातें क्या, 1 मिनट के अंदर इसको समझ लेते हैं
कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो उसका ग्राफ यह हल होगा संपाती रेखाएं, बीजगणित हल होगा अनंत हल, संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ग्राफ यह हल होगा समांतर रेखाएं, बीजगणित हल होगा कोई हल नहीं, संगत होगा या संगत असंगत होगा। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उसका आलेख हल होगा अप्रतिच्छेदी रेखाएं, बीजगणित हल होगा केवल एक हल, अद्वितीय हल, संगत होगा या संगत, तो संगत होगा। इस बात को ध्यान रखें आप विशेष तौर पर। क्या 1 मिनट में रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ आपका? बढ़िया तरीके से एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको कोई टेबल की तरह बनाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको इस तरीके से बता दी। अब टेबल में क्या चाहो तो लाइनें बना दो, ये लाइनें बना दो, इधर बना दो, वरना मैंने हर चीज तीर बना बना के, एरो बना बना के कनेक्टेड करने की कोशिश की है कि आपको किस प्रकार से इनको करना है। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सारी की सारी चीजें याद होने जानी चाहिए। दिमाग को धैर्य से उत्पन्न करिए, आंखें बंद करिए, याद करिए, लिखिए। इस टेबल के बिना पूरी प्रश्नावली अधूरी है, पूरे एबीसीडी और शाम वाली क्लास अधूरी है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, मजाक लेते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपको हर चीज बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। किसी ने बोल दिया कि संगत की कंडीशंस क्या होती है, संगत की शर्त लिखो, तो संगत की आपको शर्त 2 है, तो दोनों में से कोई एक लिखनी, और दोनों ही उपलब्ध है तो दोनों ही हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो उसका आलेख हल संपाती रेखाएं होगा, बीजगणित हल अनंत हल होंगे, संगत होगा। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो आलेख हल समांतर रेखाएं बनेगी, बीजगणित हल आपके कोई हल नहीं बनेगा और असंगत होगा। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आलेख हल आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा, बीजगणित हल आपका क्या बनेगा, अद्वितीय हल, यानी केवल और केवल एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन आपके पास आएगा और संगत होगा। क्या बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताओ मुझे। अगली स्लाइड में केवल नाम मात्र 4 नाम लिखने हैं, उसके बाद कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि 2 और 4 वाले रैखिक समीकरणों का हम जो ग्राफ है, जो सॉल्यूशन है, वो कितने प्रकार से बना सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ जी? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होगी क्या सारी बातें? जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है हाथों हाथ दिमाग में छपी कि नहीं छपी, डायरेक्ट के डायरेक्ट बताइए सब। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, उतार सकते हो। जितना शॉर्टकट में याद करो उतना शॉर्टकट में मैंने आपको लिखवा दी। हर चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। क्या क्लियर है क्या? यहां तक एकदम करो साफ करो, फटाफट याद करो इसको। हर चीज दिमाग में से फटाफट, ये फ्रेम आई तो ये आ जाना चाहिए। इनमें से कुछ भी पूछे दिया, उल्टा भी होता है, ये है तो ये होगा, तो ये कोई पूछ ले कि समांतर रेखाओं की शर्त क्या होती है। समांतर रेखाओं की शर्त क्या होती है, ध्यान रखना। A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। कोई बोल दे यदि किसी ग्राफ का कोई हल नहीं है तो उसका आलेख हल कैसा होगा, तो अब सोचो कोई हल के सामने क्या लिखा है, समांतर रेखा है। आप ये सोचो, इसको कनेक्टेड बनाना है, ऐसे फूलों की तरह कार्य आपको बाहर निकालने इसकी तरह, वरना मामला तो होगा गड़बड़। आप सोच के देखिए थोड़ा सा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को। बताओ जी, है कोई समस्या, है कोई कोनो दिक्कत किसी प्रकार की? मेरे को तो नहीं लगता होनी चाहिए। बताओ जी, बोलो 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 बोलो, फटाफट करो। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि आगे तब ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा 25 से 30 मिनट का वीडियो बना है। जितनी बातें हो सकती मैंने सारी आपको बता दी। अब हम लोग क्वेश्चंस के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम करने वाले, और शानदार तरीके से वहाँ पर काम करेंगे ताकि आपको और चीज़ें समझ में आएगी। शाम वाला लाइव सेशंस में जुड़ना ना भूलें, ध्यान रखना। वहाँ पर आपको इस टेबल को याद और करवाया जाता है, बार बार प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तब जाकर ये अपने आप ही चीज़ें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। कोई समस्या है ही नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने जितनी बातें आपको बताई है आपके दिमाग में डिट्टो छप गई होगी। एग्जैक्ट आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसी मैंने लिखवाई वैसी की वैसी डायरेक्टली याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो बातें बताई गई बढ़िया तरीके से तुलना वगैरह करके आप लोग कर लोगे याद। अगली स्लाइड में मुझे ये बताना कि ये जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका हल कितने प्रकार से किया जा सकता है। 4 नाम लिखवाने हैं और आज की क्लास को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बढ़िया तरीके से इनको देखो। अब देखो जो आपके ये है, इसका हल कितने प्रकार से किया जा सकता है। इस टेबल में पूरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी टेबल। आपने टेबल वगैरह बढ़िया तरीके से याद कर ली होगी और याद करनी है साहब, इस बात को ध्यान रखना।
अभी हमें केवल और केवल ये समझना है कि जो दो अचर वाले ये जो रैखिक समीकरण है इनका हल कितने प्रकार से किया जाता है। क्या याद रखना आपको, इनका हल कितने प्रकार से किया जाता है और हल के आपको 4 नाम याद करने। इसका हल अगर आपको वो दे रखा है कितने प्रकार से आप लोग हल ज्ञात कर सकते हो, तो नंबर 1 याद रखना है आपको आलेखीय हल। क्या याद रखना आपको, आलेखीय हल मान लो, या इसको आप लोग ग्राफी हल बोल दो, बात एक ही। इसमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाना हम लोग सीखेंगे इसी क्लास में, चिंता मत करो, अगले वाली जो क्लास आएगी क्वेश्चंस की, ठीक है। आलेखीय हल हो गया। एक आपको याद रखनी है आलेखीय हल या आलेखीय विधि जिसको बोलते हैं आप लोग, और एक होता है आपके प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि, ध्यान रखना, प्रतिस्थापन विधि। क्या याद रखना आपको, प्रतिस्थापन विधि। नंबर 3 नंबर पर आपको याद रखना है विलोपन विधि। क्या याद रखना है, विलोपन विधि। और अगला आपको याद रखना है वज्र गुणन विधि। क्या याद रखना है, वज्र गुणन विधि। अब ये जो वज्र गुणन विधि है साहब, वो तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप इसको कट मार सकते हो, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने हटा दिया नए वाले सिलेबस में, तो ये नहीं है। 3 विधियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको ग्राफ बनाना, ग्राफ हम लोग एक सवाल हम लोग ग्राफ का सीखेंगे, और मैं वादा करता हूँ गारंटी के साथ, उसके बाद फिर आपको ग्राफ में कोई समस्या नहीं आएगी, ग्राफ आप इजी वे में बना लें, ठीक है। एक तो हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन का मतलब ही आप समझ लो, किसी चीज की जगह किसी चीज को प्रतिस्थापन करना, x की जगह y प्रतिस्थापन करना या y की जगह x प्रतिस्थापन करना, यह विधि है। विलोपन विधि का मतलब होता है उस चर को वहां से गायब करो, हटाओ वहां से, उस चर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो चर वहां से हटना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना किसी भी कंडीशंस के अंदर, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक आप छोटा सा पॉइंट एक याद रख सकते हो, बच्चों को अक्सर परेशान करता है उसको, वो मैं आपको लिख देता हूँ। ये चीज़ों आपको ध्यान रखनी, इनके सवाल मैं आपको करवाऊंगा तब मजा आएगा आपको, ठीक है। एक आपको 2 अंकों की संख्या याद रखनी, 2 अंकों की संख्या का जो रूप होता है वो आपको याद रखना। कैसा रूप होता है उस बात को ध्यान रखना। रूप आपको ध्यान रखना, एक कोई संख्या सोचनी है, सपोज उसको हम लोग n बोलेंगे। क्या बोलेंगे, n। वो आपको याद ही रखना है साहब, 10x प्लस का क्या हो जाएगा, y। ये याद रखने के लिए आपको है ना इकाई अंक दायिक अंक याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ताकि आप लोग यहाँ से सोच सकते हो। 10x प्लस क्या हो जाएगी, y। और एक चीज यहाँ से आपको और याद रखनी है, इससे अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर बनी संख्या बराबर। बनी संख्या का मतलब अंकों को बदलने का मतलब उसका रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब हम लोग उसके ऊपर डैश लगाएं। आप ये याद कर लें, मैं इसको एक ना और ज़्यादा एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप याद कर लेंगे। आपको सवाल 2 तरह के दे रखे होते हैं और आने के पूरे चांसेज है। 2 अंकों की संख्या एक रूप ही याद रखना, उसका विपरीत रूप ये हो जाएगा 10y प्लस x। थोड़ा ध्यान रख लेना, क्यों, अंकों को बदलने का मतलब है y की जगह x आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये आप लोग याद रख सकते हो कि एक तो मेन संख्या जो बनेगी वो बनेगी 10x प्लस y, और उसके अंकों को बदलने पर बनेगी 10y प्लस x। 10x प्लस y मेन संख्या है, अंकों को बदलने पर या बदलने पर इकाई अंक दाई कर दो और दाई अंक इकाई कर दो, तो वो बन जाएगी आपके 10y प्लस x। इनको आप लोग कैसे भी करके याद कर लो साहब, जरूरी है इनको याद करना, वरना क्वेश्चंस क्या हो जाए फालतू में हार्ड हो जाता है। बाकी इस फॉर्मूले को मैंने बनाया है, पहली क्लासों में किसी में नहीं लिखा है, लेकिन जब मैंने रियल एनालिसिस इसको किया तो मुझे ऐसा लगा कि सूत्र की मदद से बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो किसी एक अंक को आप x मान लो और किसी को क्या मान लो, एक को y मान लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 10x प्लस y और इसको अंकों को बदलने पर बनी संख्या, ये ध्यान रखना। आगे जितने भी मैं सवाल करूंगा उसके अंदर सीधा सीधा n लूंगा, फिर उसका n डैश ले लूंगा, n लूंगा और क्या लूंगा, उसका n डैश ले लूंगा, सीधा सीधा। कोई लेक्चर भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा, घंटे भर में हम लोग सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश करेंगे और शानदार तरीके से करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। लाजवाब तरीके से हम लोग करने वाले हैं, एक एक चीज को बढ़िया तरीके से हम लोग करने वाले। क्या क्लियर हुआ, क्या हम लोग
ग्राफ बनाना सीखेंगे। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में दो प्रकार के सवाल आएंगे। एक तो समीकरण आपको दे रखा होगा, एक समीकरण आप खुद बनाएंगे, एक भाषा पढ़ कर रखी होगी आपने, उस भाषा को पढ़कर समीकरण बनाना, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि लगानी, जो आपकी इच्छा हो। जब सवाल में नहीं दे रखी होती तब आप किसी को ही लगाओ, आपकी जो इच्छा होती। जब सवाल में दे रखा होता है इसको विलोपन या प्रतिस्थापन से करो, तो फिर आपको उसी से करना पड़ेगा, फिर दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। सवाल आ सकता है 2 नंबर का विलोपन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन से कीजिए, वरना सीधा कहते इससे कीजिए, तो कोई समस्या नहीं, हम लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। तो 2 प्रकार के विलोपन और प्रतिस्थापन में सवाल बनेंगे। एक तो समीकरण दे रखे होंगे तब कैसा काम करना है, एक आपको समीकरण बना के करना है वैसा काम। घंटे से सवा घंटे की जो कल क्लास होगी आपके क्वेश्चंस और उदाहरण की इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करवा दूंगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। छोटा सा चैप्टर है, एकदम सिंपल सा चैप्टर, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर आते हैं, सीधे सीधे आपके सामने आ जाएंगे, कर सकते हो आप लोग इसको। करो जी। अब MCQ वगैरह कैसे बन सकते हैं उसके लिए आपको शाम को क्लास में जुड़ना पड़ेगा। सब लाइव क्लास में शाम को आप जुड़ जाना, एक एक चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, वादा है मेरा आप लोगों से। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक आपके बढ़िया तरीके से? हर चीज़ को आपको बढ़िया तरीके से समझना है और एक एक चीज़ का डाउट आपको क्या करना है, क्लियर करना है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो साहब। मैंने ये 2 अंकों वाली संख्या वाला रूप जो देखा है ना, बच्चों के इतना दिमाग में ऐसे खटक रहा है सर कैसे आप याद कर लें। मेन संख्या n का मतलब नंबर होता है, 10x + y, अंकों को बदलने पर n डैश लगा दो 10y + x, कोई समस्या नहीं। जैसे 42 लिखते हैं उसका उल्टा क्या होता है, 24 होता है, तो अंकों को बदल दिया ना, इकाई दाई की जगह आ गया, दाई इकाई की जगह चला गया, वैसा ही काम आपको करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। तो 2 चर वाले के समय हल थोड़ा सा याद रखना, कोई वज्र गुणन विधि वगैरह है नहीं, बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदाबाद रहिए, अपने घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, बिना बेफिक्र होकर। मेरे साथ अगर जुड़ गए हो तो भाई आपका लास्ट तक, अंतिम समय तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप एग्जाम नहीं दे दोगे, ठीक है। बढ़िया तरीके से फरवरी में और सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेजेंट लाइफ में जीने वाला इंसान हूँ, अभी मुझे काम करना है। अभी आप जनवरी में मेरे साथ साथ मेहनत कर लीजिए, कोई समस्या आपको आएगी। मिलेंगे कल की क्लास में, कल शाम को, शाम को मिलना एक बार तो, क्योंकि लाइव क्लास लेनी, तीसरे चैप्टर की ABCD वाले सवाल करवाना, उसमें मिलना है। और फिर जो कल क्लास आएगी 3.1, 3.2 और विविध क्या 3.3, क्योंकि 12वीं पढ़ा रहा हूँ तो विविध दिमाग में आ रही है बार बार, उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आपका भाई आपके लिए बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहा है। थैंक यू।